नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर में आपका स्वागत है। आज की क्लास है उदारवाद से संबंधित। उदारवाद लिबरलिज्म। उदारवाद का इंग्लिश है लिबरलिज्म। ये जो लिबरलिज्म शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बनाया है और इस लिबर का अर्थ होता है आज़ादी या प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव या इसको बोलते हैं स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं। उदारवाद शब्द को इंग्लिश में लिबरलिज्म बोला जाता है। ये शब्द लिबरलिज्म लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ादी, स्वतंत्रता या प्रतिबंधों का अभाव। उदारवाद का जो विचारधारा है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उदारवाद को वैसे देखें तो इसका सामान्य अर्थ होता है उदार होना, यानी जो समय के अनुसार चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उनको स्वीकार करना, या जो व्यक्तियों की अधिकतम स्वतंत्रता की बात करते हों, या व्यक्ति की जो भी लक्ष्य होता है वो व्यक्ति होता है, साध्य व्यक्ति होता है। बाकी जो संस्थाएं होती हैं वो व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने का साधन होता है। ये इस उदारवादी विचारधारा के मुख्य विचार हैं। इन विचारों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। उदारवाद वैसे रूढ़िवाद के विपरीत भी बोल सकते हैं इसको, कि रूढ़िवाद में क्या होता है, जो परिवर्तन होते हैं उनको धीरे स्वीकार किया जाता है, जबकि उदारवाद में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको जल्दी स्वीकार कर लिया जाता है। अब इसमें हमें ये उदारवाद किस प्रकार से शुरू हुआ? ऐसा तो नहीं कि एक दिन उठे और अचानक बोले कि आज तो हम उदारवाद शुरू करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उदारवाद शुरू होने का कारण क्या है, यानी उदारवाद शुरू क्यों हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उदारवाद मुख्य रूप से जो माना जाता है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक बोलते हैं। 1632 से 1704 इनका जीवन काल है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक से माना जाता है, यानी लॉक के जो विचार हैं वो पहले से जो प्रचलित विचार थे उनसे थोड़े हटके आए, कि यानी इसमें बताया गया कि व्यक्ति को आज़ादी देनी चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ना चाहिए ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके। व्यक्तियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये विचार शुरुआत में जॉन लॉक ने बताया था। इस वजह से जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। मुख्य रूप से हम काल विभाजन करें तो 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का समय जैसे ईसा पूर्व से और बाद में मान लीजिए लगभग 300-400 ईस्वी तक का जो समय है उसको बोलते हैं प्राचीन काल। उसके बाद में शुरू होता है मध्यकाल, और अब जो समय होता है उस चल रहा है उसको बोलते हैं आधुनिक काल। इसका काल विभाजन करें तो शुरू से लेकर मान लीजिए इसको लगभग 500 से लेकर 400 ईस्वी तक का समय प्राचीन काल के अंतर्गत माना जा सकता है। 400 से लेकर लगभग 1400 या 1500 तक ईस्वी तक का समय होता है वो मध्यकाल माना जाता है, और उसके बाद में 1500 या 1600 से लेकर जो समय आया है वर्तमान में चल रहा है उसको बोलते हैं आधुनिक काल। इस प्रकार से काल विभाजन 3 तरह से किया जा सकता है। जो उदारवाद है वो आधुनिक काल की देन है। प्राचीन काल और मध्यकाल में उदारवाद की चर्चा नहीं थी। मुख्य रूप से आधुनिक काल में इसका विकास ज़्यादा हुआ है। प्राचीन काल के समय हमारे पास में जो भी ग्रंथों के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें यूनान का विचार, यूनान का चिंतन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यूनान में प्राचीन काल में ही तर्क और दर्शन का विचार चलता था। वहाँ उस टाइम साहित्य लिखे गए, दर्शन के ऊपर बातें हुई, तर्क किए जाते थे उस टाइम। प्राचीन काल में जो यूनान का हमें साहित्य मिलते हैं उसके अनुसार।
उसके बाद में जो मध्यकाल आता है, मध्यकाल में जो तर्क की विचार थे वो खत्म हो गए और धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लग गया। तर्क के स्थान पर विश्वास करना शुरू कर दिया। कोई भी कार्य हम विचार आता है उसके प्रति यदि हम तर्क वाद विवाद करते हैं तो उसका सही अर्थ हमें पता चल जाता है कि वास्तविक अर्थ इसका क्या है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया, आलसी हो गए। इस वजह से विश्वास करना शुरू कर दिया। कोई भी बात बोल दी जाती उस पर विश्वास कर लिया जाता था। जैसे मध्यकाल में धर्म का ज़्यादा बोलबाला था, इसको धार्मिक युग भी बोला जाता है। मध्यकाल है वो अंधकार का काल है, इसमें विश्वास करना शुरू कर दिया और विश्वास आगे चलकर अंधविश्वास का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? अंधविश्वास का रूप ले लिया। यानी जो भी प्राचीन काल में धार्मिक राज्य हो गए थे, ये धार्मिक राज्य जैसे पोप ने जो बात बोल दी वो जनता को सही माननी पड़ती थी। इस वजह से प्राचीन काल में लोगों के पास में जागने की क्षमता थी, यानी वो जागृत थे। प्राचीन काल में व्यक्ति तर्क वितर्क करते थे, दर्शन में भी कल्पनाएं और तर्क शामिल थे, साहित्य लिखे जाते थे। लेकिन मध्यकाल में लोग सो गए। यूनान काल या प्राचीन काल में लोग जागृत थे, लेकिन मध्यकाल में सो गए। अब आधुनिक काल में लोग पुनः जागृत हुए, जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण। उदारवाद आने का कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण यानी व्यक्ति पुनः जागृत हो गए। सो कब गए थे? मध्यकाल में सो गए थे। मध्यकाल में लोगों ने तर्क करना छोड़ दिया था, केवल विश्वास के ऊपर आधारित ही सारे कार्य हो रहे थे। तर्क बंद कर दिया था। इस पुनर्जागरण की वजह से और साथ में पहले धर्म का बोलबाला ज़्यादा था, मध्यकाल में परलोक की बातें ज़्यादा होती थी। अगला जीवन कैसे सुधारना है, हमें अपने कर्मों का फल अगले जन्म में ना भोगना पड़े, इसलिए अच्छे कर्मों के बारे में विचार किया जाता था। अगला जन्म किस प्रकार से बढ़िया बनाया जाए, इनकी बातें होती थी मध्यकाल में। जो वर्तमान का काल था, जो ये इस भौतिक जीवन था, उसके बारे में चर्चाएं नहीं होती थी। अब क्या किया? आधुनिक काल में लोगों ने पुनर्जागरण शुरू हो गया, यानी लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया और इस तर्क की वजह से धर्म सुधार शुरू कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया। एक तो पुनर्जागरण और एक धर्म सुधार आंदोलन। इन दोनों की वजह से ये उदारवाद ज्यादा प्रचलन में आया। धर्म सुधार कैसे? जो धार्मिक रूढ़िवाद थे, पाखंड थे, पोगापंथी थी, उनके ऊपर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया और कोई भी जो भी बातें होती हैं उन्होंने तर्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि पुनर्जागरण आ गया था और पुनर्जागरण में विज्ञान को महत्व देना शुरू कर दिया था और विज्ञान में प्रयोग की सहायता से बातें ज़्यादा सामने आती हैं। धर्म क्या होता है? तर्क करने से रोकते हैं। धार्मिक काल में तर्क नहीं होते थे। पोप जो बोल देता था, चर्च का जो पादरी होता था, जो वो व्याख्या कर देता था, वही सही होती थी। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ कि लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया। पोप की बातों पर ही विश्वास करना नहीं रखा कि पोप जो बोल रहे हैं वो सत्य ही बोल रहे हैं। समय के अनुसार चेंज हो गया। अब उस समय जैसे ये आधुनिक काल में गैलीलियो की नाम सुना होगा आपने और जेम्स वाट का नाम सुना होगा। भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, दूरबीन का आविष्कार हुआ, विज्ञान का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। इस वजह से लोगों को जब विज्ञान का विकास हुआ तो उसमें औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। जैसे भाप के इंजन का आविष्कार हो गया। भाप के इंजन का आविष्कार होते ही जहां व्यक्ति काम कर रहे थे, आदमी काम कर रहे थे, वहां पर मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मशीनों को चलाने के लिए इंजन का विकास हो गया था। अब इंजन का आविष्कार होने की वजह से देखो उदारवाद आने में मुख्य चीज़ें क्या है? एक तो पुनर्जागरण है, यानी लोग पुनः जागृत हो गए थे। इस वजह से अब धार्मिक बंधनों में बंधे हुए थे, इन बंधनों को लोगों ने स्वीकार करना बंद कर दिया कि धार्मिक बातें वो कुछ सीमा तक ही ठीक है, उससे ज़्यादा धार्मिक बातें करना ठीक नहीं है। यानी जो चर्च ने बोल दिया, पोप ने जो बोल दिया, वही सत्य नहीं है। बाहर से नए नए विचार आने शुरू हो गए, इससे उदारवाद का विकास हुआ। पुनर्जागरण से धर्म सुधार आंदोलन शुरू हो गया, यानी धर्म में सुधार करना शुरू किया मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में। उसके बाद में इस धर्म सुधार से विज्ञान आगे बढ़ा और विज्ञान से क्या हुआ कि नए नए आविष्कार हो गए। नए आविष्कार होने की वजह से उद्योगों का विकास हुआ, जिसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। पुनर्जागरण, पुनर्जागृत होने से धर्म सुधार हुआ।
ये एक साथ में चलने वाली प्रोग्राम है सारे, एक साथ में चल रहे थे ये। यानी लोगों में जागृति आई, जागृति आने की वजह से जो धर्म के द्वारा लोगों को जकड़ रखा था धर्म ने, उसको धर्म को सुधारना शुरू कर दिया। धर्म में सुधार करने की वजह से जो परंपराएं चली आ रही थी उनमें लोगों ने स्वीकार करना बंद कर दिया, अंधविश्वास लोगों ने स्वीकार करना बंद कर दिया और तर्क का विकास हो गया। तर्क के विकास की वजह से विज्ञान का विकास हो गया, विज्ञान आगे बढ़ा। यानी लोगों ने तर्क की जगह, ये अंधविश्वास की जगह तर्क और प्रयोग करना शुरू कर दिया। विज्ञान बढ़ने से कुछ मशीनों का आविष्कार हो गया, मशीनों के आविष्कार से फैक्ट्रियाँ लग गई, उससे क्या हो गया, औद्योगिकरण बढ़ गया, औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। अब औद्योगिक क्रांति किसको बोला गया है? औद्योगिक क्रांति उसको बोला गया है जैसे पहले कोई भी चीज़ बनाई जाती थी वो हाथों से बनाई जाती थी, तो हाथों से चीज़ बनाते हैं तो केवल स्थानीय स्तर पर ही उन चीज़ों की पूर्ति होती है। जैसे कपड़ा बनाना है, कपड़ा यदि एक कोई जुला बनाता है तो वो अपने गांव के लेवल तक ही पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अब क्या हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया, तो जो मशीनें चल रही थी, जो हाथों से चलाई जा रही थी, वो अब भाप के इंजन से चलाना शुरू कर दिया। उससे फैक्ट्रियां बन गई। फैक्ट्रियों से क्या हुआ कि फैक्ट्रियों में ज़्यादा माल का उत्पादन होने लग गया। अब उद्योग बढ़ गए, इस वजह से उसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति, यानी उद्योग बड़ी मात्रा में बढ़ गए। उद्योग बढ़ने से क्या हुआ, उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होना शुरू कर दिया। उत्पादन अधिक होगा तो समृद्धि आएगी, उत्पादन अधिक होने से लोगों के पास में पूंजी इकट्ठा हो गई, संपत्ति इकट्ठा हो गई, लोग समृद्ध बन गए, यानी गरीब नहीं रहे। अब जब आदमी समृद्ध हो जाता है तो उसका दिमाग ज़्यादा चलता है व्यक्ति का, तो समृद्ध होने की वजह से वहाँ लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगा रखी थी, वो पैसे वाले बन गए और उन लोगों को बोलते हैं पूंजीपति। पूंजीपतियों की संख्या या मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ने लग गई। अब जब फैक्ट्री में माल पर्याप्त मात्रा में बनने लग गया तो उनको बेचना भी जरूरी था, तो बेचने के लिए आज़ादी होना जरूरी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर यानी माल की मात्रा बढ़ गई, तो अब व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी स्वतंत्रता होनी जरूरी थी। तो पहले जो राज्य चल रहे थे उनको मान लिया जाता था देवीय उत्पत्ति, कि जो सरकार बनती थी, राज्य बनता था, राजा बनता था, वो देवता का एक प्रतिनिधि होता था। अब वो देवता का प्रतिनिधि मानकर अपने आप को एक तानाशाह के रूप में पेश करते थे वो राजा, यानी निरंकुश राजा थे। तो उन निरंकुश राजाओं के ऊपर अब इन पूंजीपतियों ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया। पूंजीपतियों ने क्या लगाना शुरू कर दिया, अंकुश लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना जरूरी था। तो जो उदारवाद है उसमें पुनर्जागरण मुख्य सहायक था। उदारवाद को बढ़ाने में मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें सहायक थी? एक तो पुनर्जागरण, यानी लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया। उसके बाद में पुनर्जागरण से धर्म सुधार में भी काम में आया। धर्म सुधार होने से लोगों में विज्ञान का विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति बढ़ने से राजाओं के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दिया, और राजाओं का जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत था, जिसके तहत राजा अपने आप को निरंकुश मानते थे, इस वजह से उसके ऊपर भी अब प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, यानी राजाओं की निरंकुशता भी अब करना शुरू हो गई। तो इस प्रकार से उदारवाद उत्पन्न होने में, उदारवाद को बढ़ाने में इन 3-4 चीज़ों का मुख्य रूप से महत्व था। यानी ये 3-4 चीज़ें न होती तो उदारवाद का विकास नहीं हो पाता, यानी व्यक्ति को आज़ाद होने का समय, ये अवसर नहीं मिलता। ये है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति और निरंकुश शासन के प्रति ये प्रतिक्रिया, ये सभी उदारवाद के बढ़ाने में सहायक रही है। अब उदारवाद किन चीज़ों से मिलकर बना है? उदारवाद कोई एक विचार नहीं कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ना ही उदारवाद होता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया और वो उदारवादी हो गया, ऐसा नहीं होता है। उदारवाद अनेक विचारों से मिलकर बनता है। उसमें काफ़ी विचारों के, जैसे उदारवाद तो एक बड़ी नदी है, उसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, तब जाके एक बड़ी नदी मिलती है। उसी प्रकार से उदारवाद में काफ़ी विचार मिलते हैं। एक स्वतंत्रता मिलने से उदारवादी नहीं बन जाता है। तो इनमें कौन कौन से विचार हैं उनकी हम अभी चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से इसमें व्यक्तिवाद है। क्या है? व्यक्तिवाद। उदारवाद में मुख्य है व्यक्तिवाद और एक है स्वतंत्रता।
ये मुख्य हैं। बाकी और भी कई विचार हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। उदारवाद में कौन कौन से विचार हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके बारे में। व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति मुख्य होता है। कोई भी संस्थाएं, धार्मिक संस्था मान लो, राजनीतिक संस्था मान लो, उसमें व्यक्ति के लिए बनी हुई होती हैं, व्यक्ति उनके लिए नहीं बना हुआ होता है, वो होता है व्यक्तिवाद। अब व्यक्तिवाद में क्या है कि उदारवाद के समय ये बता दिया गया कि व्यक्ति होता है, उसके पास में बुद्धि होती है। क्या होती है? बुद्धि होती है, व्यक्ति के दिमाग होता है। इस वजह से वो विवेकशील होता है, यानी कोई भी काम सोच सकता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इस वजह से उसको विवेकशील होता है वो, यानी बुद्धि होने की वजह से उसके पास में सोचने की क्षमता है। तो व्यक्ति को ऐसे मत मानो कि वो चर्च चलाएगा या पॉप चलाएगा वैसे ही चलेगा व्यक्ति, ऐसा नहीं है। लोगों ने बताया कि व्यक्ति के पास में बुद्धि होती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है और वो विवेकशील होता है। विवेकशील होने का मतलब यह है कि वो सोच सकता है कि मेरा हित किस में है, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होती है, कौन सी धार्मिक व्यवस्था अच्छी है, इनके बारे में मेरा हित किस में है, ये व्यक्ति खुद ही सोच सकता है, यानी व्यक्ति विवेकशील है। ये उदारवाद की मुख्य विचार है कि व्यक्ति को ज़्यादा मूर्ख समझने की ज़रूरत नहीं है कि व्यक्ति मूर्ख है वो धर्म चलाएगा वैसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति खुद समझदार होता है क्योंकि दिमाग होता है उसके पास में, व्यक्ति के पास में बुद्धि होती है, दिमाग होता है, व्यक्ति बुद्धिमान है, इस वजह से उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही सोचता है व्यक्ति कि उसका हित किस चीज़ में है, कौन सी धार्मिक व्यवस्था अच्छी होगी व्यक्ति के लिए कौन सी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, कौन सी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है, ये व्यक्ति खुद समझ लेगा। ये उदारवाद की मुख्य बात है। दूसरा है स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति के पास में ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता है, उसके बाद में साथ में लोक ने बताए प्राकृतिक अधिकार होते हैं व्यक्ति के पास में। कौन से अधिकार होते हैं? प्राकृतिक अधिकार होते हैं व्यक्ति के पास। अब प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? जॉन लॉक ने मुख्य जो विचार हैं उनका है कि व्यक्ति के पास में प्राकृतिक अधिकार होने का मतलब प्रकृति ने दे रखे हैं वो अधिकार, राज्य या किसी सरकार ने व्यक्ति को वो अधिकार नहीं दे रखे हैं, प्रकृति ने ही वो अधिकार दे रखे हैं। प्रकृति ने अधिकार कौन कौन से दे रखे हैं? लोक ने 3 अधिकार माने हैं। एक है जीवन का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार और एक है संपत्ति का अधिकार। यानी लोक के अनुसार व्यक्ति के जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जीवित रहना, जीवित व्यक्ति को किसी राज्य ने नहीं जीवित किया है, व्यक्ति को जीवित प्रकृति ने कर रखा है। तो व्यक्ति को जीवन का अधिकार है वो प्रकृति की देन है, न कि राज्य की देन है। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, रूसो ने भी कहा है, तो व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है, समाज उसको जकड़ता ही है। व्यक्ति पैदा स्वतंत्र होता है, समाज उसको जकड़ता है। इस प्रकार से लोक ने बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार वह जीवन का प्रकृति का अधिकार है, प्रकृति ने दिया व्यक्ति को स्वतंत्र, प्रकृति ने छोड़ा है। और संपत्ति रखने का भी अधिकार प्रकृति का ही है। यानी लोक ने बताया कि 3 अधिकार दिए हैं प्रकृति ने, जीवन का, स्वतंत्रता और संपत्ति का। अब यदि व्यक्ति रहेंगे, ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, तो इनके अधिकारों का कोई किस सीमा तक प्रयोग करना है इसका पता कई बार व्यक्ति को नहीं चलता है। यानी व्यक्ति कई बार सीमा से ज़्यादा अधिकार का प्रयोग करने लगता है। तो जीवन का अधिकार प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो दूसरे के जीवन को ना छीन लें। तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, किसके अधिकारों की रक्षा के लिए? प्रकृति ने अधिकार दे तो दिए, लेकिन इनकी रक्षा प्रकृति नहीं कर सकती। प्रकृति कहाँ से आएगी? यदि व्यक्ति को कोई मारने आ गया तो रक्षा कौन करेगा? प्रकृति, भगवान थोड़े आएंगे। तो इसके लिए व्यक्तियों ने क्या किया? मिलकर एक समझौता किया। सभी व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया? एक समझौता किया, और समझौता करके राज्य का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? राज्य का निर्माण किया। और राज्य का निर्माण व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए किया है। यानी राज्य यहाँ पर क्या है? साध्य नहीं है, राज्य साधन है। राज्य क्या है? साधन है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है। व्यक्ति के लिए राज्य है, राज्य के लिए व्यक्ति नहीं है। तो राज्य साधन है और व्यक्ति यहाँ क्या है? साध्य है। राज्य साधन है और व्यक्ति यहाँ पर साध्य है।
राज्य व्यक्तियों के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य का निर्माण है वो व्यक्तियों ने मिलकर किया है। जो पहले धार्मिक युग में यानी मध्यकाल में माना जाता था कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा की जाती है और राजा होता है वो देवताओं का यानी भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो लोक ने ये बता दिया कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने व्यक्ति को कुछ अधिकार दे रखे हैं, इन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तियों ने समझौता किया है मिलकर और समझौते के तहत राज्य का निर्माण किया है। और ये राज्य है वो एक साधन है, यानी व्यक्ति के जीवन को सुविधाजनक चलाने के लिए राज्य का निर्माण किया है। व्यक्ति साधन नहीं है, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। इस प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों की बात इसमें की गई है उदारवाद में, और राज्य को साधन माना गया और व्यक्ति को साध्य माना गया। अब आगे, अब राज्य में जो राजा बनेगा वो किस आधार पर होगा? तो वो लोकतांत्रिक होगा, लोकतंत्र होगा। यानी उदारवाद में लोकतंत्र शासन व्यवस्था सबसे अच्छी मानी गई है। राज्य का निर्माण तो कर लिया, अब राजा बनेगा वो किस आधार पर होगा? सबकी सहमति या बहुमत के आधार पर बनेगा, बहुमत का शासन होगा। ये लोकतंत्र की देन होगी। यानी उदारवाद में क्या क्या चीज़ें शामिल है? व्यक्तिवाद शामिल है, यानी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है उदारवाद में। दूसरी चीज़ है स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति को खुला छोड़ दिया गया है, वो अपना निर्णय खुद ही करेगा, किसी दूसरे के व्यक्ति के अधीन नहीं रहेगा। प्राकृतिक अधिकार होते हैं इसमें उदारवाद में, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार हैं, इनकी रक्षा के लिए समझौता करके राज्य का निर्माण किया गया है। राज्य व्यक्ति के लिए साधन है और व्यक्ति क्या है? साध्य है। राज्य का निर्माण किया, उसमें जो शासक बनाया जाएगा वो किस आधार पर होगा? लोकतंत्र के आधार पर होगा। अगला, अब इसमें जो राज्य है उसका धर्म क्या होगा? राज्य का धर्म क्या होगा? तो राज्य होगा वो धर्म निरपेक्ष होगा। राज्य क्या होगा? धर्म निरपेक्ष होगा, यानी राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य की तरफ से कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म स्वीकार कर सकता है, कोई सा भी धर्म के प्रति अपनी पूजा पाठ पद्धति अपना सकता है। और साथ में धर्म के बाद में राज्य अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यूनतम राज्य होगा, न्यूनतम राज्य यानी मिनिमल स्टेट होगा। कैसा स्टेट होगा? मिनिमल स्टेट होगा। राज्य कम से कम काम करेगा। यदि राज्य कम काम करेगा तो व्यक्ति के मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ज़्यादा कानून बनाना भी व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित करता है। तो मिनिमल स्टेट होगा, न्यूनतम राज्य होगा, और वो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और उसको बोलते हैं लेसेज फेयर। लेसेज फेयर को बोलते हैं अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप का मतलब हो गया राज्य आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे? कौन सी चीज़ कितनी बनानी है, कितना उत्पादन करना है, किस प्रकार से वितरण करना है, ये मांग और पूर्ति के हिसाब से पूंजीपति अपने आप ही करेंगे। तो इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती हैं? एक होती है समाजवादी और एक होती है पूंजीवादी। समाजवादी में उत्पादन और वितरण के साधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। राज्य का नियंत्रण होता है कौन सी चीज़ कितनी उत्पादित करनी है और किसको वितरित करनी है। उसमें लाइसेंस, कोटा और परमिट राज रहता है। लाइसेंस दिया जाता है, कोटा तय किया जाता है कौन सी चीज़ कितना उत्पादन होता है, और परमिट दिया जाता है कि किसको कितना देना है, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है? उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं वो निजी व्यक्तियों के पास में होते हैं। समाजवाद में राज्य के पास में होते हैं, और पूंजीवाद में व्यक्तियों के पास में, पूंजीपतियों के पास में होते हैं। उत्पादन और वितरण के जो भी साधन होते हैं, भूमि है, भवन है, ये खनिज स्रोत हैं, और जितनी भी औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, ये सभी क्या होंगे? पूंजीपतियों के अधीन होंगे, और पूंजीपति मांग और पूर्ति के हिसाब से सामान बनाएंगे। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राज्य हस्तक्षेप नहीं करना लेसेज फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेसेज फेयर, यानी हस्तक्षेप करेगा। अब राज्य क्या काम करेगा? राज्य केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, यानी केवल पुलिस स्टेट होगा।
रात्रि प्रहरी राज्य होगा। राज्य किस प्रकार का होगा? रात्रि प्रहरी राज्य होगा। राज्य मुख्य रूप से एक होता है कल्याणकारी राज्य और एक होता है रात्रि प्रहरी राज्य। कल्याणकारी राज्य और एक होता है रात्रि प्रहरी राज्य। कल्याणकारी राज्य, रात्रि प्रहरी राज्य। कल्याणकारी राज्य वो राज्य होता है जो जनता का कल्याण करता है, जनता की जैसे गरीबी दूर करें, उसके बीमारी के समय उसकी हेल्प करें, अशिक्षा फैल रही है तो शिक्षा की व्यवस्था करें, ऐसा राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। और एक होता है रात्रि प्रहरी राज्य। कल्याणकारी राज्य को सर्विस स्टेट भी बोलते हैं। कल्याणकारी राज्य सर्विस स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि राज्य सेवाएं देता है। एक होता है रात्रि प्रहरी राज्य। रात्रि प्रहरी राज्य केवल रात में जैसे चौकीदार रक्षा करता है, जनता आराम से सो सके, इस वजह से चौकीदार रहता है, उसी प्रकार से राज्य केवल जनता की रक्षा करता है, रक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं करता। तो उदारवाद में राज्य किस प्रकार का है? रात्रि प्रहरी राज्य है। राज्य किसी की सेवा नहीं करता है, किसी का कल्याण नहीं करता है, राज्य केवल जनता की रक्षा करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, आंतरिक रूप से शांति बनाए रखता है और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है। राज्य केवल यही कार्य करता है, इसको बोलते हैं रात्रि प्रहरी राज्य। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है और राज्य किस प्रकार का है? रात्रि प्रहरी राज्य है। अभी रात्रि प्रहरी राज्य है। अब जो लोग कार्य करेंगे उसमें किस प्रकार से होगा? जो वितरण होगा वे किस प्रकार से होगा? यानी सभी को पहले तो अवसर की समानता होगी। समानताएं अलग अलग हैं, एक होती है प्रक्रियात्मक समानता और एक होती है तात्विक समानता। इसमें प्रक्रियात्मक समानता में क्या होता है? प्रक्रिया एक जैसी होती है और तात्विक समानता में रिजल्ट एक जैसे आने चाहिए, यानी हित सभी का होना चाहिए, कोई ज़्यादा पीछे नहीं रह जाए। इसमें अवसर की समानता होती है, वो एक प्रक्रियात्मक समानता होती है, यानी सभी को अवसर समान मिलेंगे। संपत्ति इकट्ठी करने का, संपत्ति में अपनी श्रम मिला के उसको ग्रहण करने का अवसर सभी को समान मिलेंगे। अब कौन व्यक्ति कितनी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी सभी के लिए अवसर की क्या होगी? समानता होगी। अब वितरण किस प्रकार से होगा? अवसर की समानता होगी तो योग्यता के अनुसार वितरण होगा। वितरण किस प्रकार से होगा? योग्यता के अनुसार। योग्यता अनुसार वितरण, योग्यता के अनुसार ही कार्य होगा और योग्यता के अनुसार ही वितरण होगा। यानी जो ज़्यादा योग्य होगा वो ज़्यादा ये पद संपत्ति ग्रहण कर लेगा और जो कम योग्य होगा वो कम पद या संपत्ति ग्रहण करेगा। एक इसमें चलता है सामाजिक डार्विनवाद। क्या चलता है? सामाजिक डार्विनवाद। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये बात कही गई है, इसके बारे में बाद में भी चर्चा कर लें, अभी चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक डार्विनवाद, ये सामाजिक डार्विनवाद क्या होता है? डार्विन सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत चलता है इसमें, उदारवाद में। डार्विन एक जीव वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने प्रकृति के विषय में बताया कि जो जिस चीज़ के लिए जितना योग्य होगा सर्वाइवल टू फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत दिया हुआ है। योग्यतम की उत्तरजीविता, इसका मतलब होगा जो योग्य होगा वो ही जीवित रहेगा। कौन सा सिद्धांत चलेगा? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। यानी जो प्रकृति में जो व्यक्ति योग्य होगा वो ही जिंदा रहता है, जो योग्य नहीं है वो मर जाता है। जिस प्रकार से गर्मियों में गर्मी सहन करने की क्षमता हो,
सर्दी सहन करने की क्षमता हो, बरसात सहन करने की क्षमता हो, इस प्रकार का जो होगा वो ही प्रकृति में टिकेगा, वरना गर्मी की थपेड़ों से बरसात के मौसम में वो खत्म हो जाएगा। यानी योग्य होगा वो ही जीवित रहेगा। ये डार्विन का सिद्धांत है प्रकृति के लिए। इस सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने, किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज में लागू कर दिया। कहाँ लागू कर दिया? समाज में लागू कर दिया कि जो व्यक्ति समाज में योग्य होगा वो ही जिंदा रहेगा। सरकार किसी की कोई हेल्प नहीं करेगा, सरकार या राज्य किसी की कोई हेल्प नहीं करेंगे। व्यक्ति योग्य है तो जिंदा रहेगा, वरना उसको मर जाने दिया जाना चाहिए। ये बोलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस प्रकार से उदारवाद के मुख्य रूप से कई सिद्धांत हैं, जैसे व्यक्तिवाद है, व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति बुद्धिमान है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। दूसरा है स्वतंत्रता है, इसमें प्राकृतिक अधिकार है, राज्य साधन है, व्यक्ति इसमें साध्य है। और आगे देर का इसमें लोकतंत्र के बारे में, यानी शासन व्यवस्था कौन सी अच्छी मानी गई है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष है, न्यूनतम राज्य यानी जो राज्य कम से कम काम करें, ज़्यादा लोगों के कल्याण के में हिस्सा ना लें, उसको न्यूनतम राज्य बोलते हैं। लेसेज फेयर है, पूंजीवाद है, रात्रि प्रहरी राज्य इसका है। अवसर की समानता है, समानता होती है वो मार्क्सवाद में चलती है, यहाँ केवल अवसर की समानता है, योग्यता के अनुसार वितरण। समाजवाद या मार्क्सवाद में योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण होता है, जबकि उदारवाद में योग्यता अनुसार कार्य और योग्यता के अनुसार ही वितरण होता है। और सामाजिक डार्विनवाद चलता है, यानी योग्यतम की उत्तरजीविका, जो योग्य होगा वो जिंदा रहेगा, जो योग्य नहीं होगा वो मर जाएगा। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों से मिलकर उदारवाद माना गया, यानी उदारवाद में ये सारी चीज़ें लागू रहती हैं। अब आगे प्रमुख विचारकों की बात कर लें। इसमें जॉन लॉक की बातें हमने कर ली हैं। जॉन लॉक उदारवाद का जनक माना जाता है। (1632 से 1704) इनका जीवन काल है ईस्वी में। इनके द्वारा बताया गया है कि राज्य भी ऐसा होना चाहिए कि जो लोकतंत्र बनाया जा रहा है उसमें विधायी शक्तियाँ, कौन सी शक्तियाँ? विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिकी शक्तियाँ। कौन कौन सी शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए? विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिकी शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए। इसी वजह से विधायिका अलग होती है और कार्यपालिका अलग होती है। यानी यदि दोनों शक्तियाँ एक ही जगह होंगी तो ये निरंकुशता फैलेगी और इससे उदारवाद यानी लोगों की स्वतंत्रता का विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद में जे.एस. मिल, जे.एस. मिल ने बताया है कि व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ में प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, प्रतिनिधित्व का भी अवसर दिया जाना चाहिए और महिलाओं को भी नागरिक अधिकार दिए जाने चाहिए। यानी यदि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तो नए नए विचार आएंगे, यदि इनको दबा दिया जाएगा तो विचार नए नहीं आएंगे। और प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यानी प्रतिनिधित्व चुनने के अधिकार होना चाहिए, प्रतिनिधि बनने का भी अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब है लोकतांत्रिक तरीके से शासन किया जाना चाहिए और महिलाओं को भी नागरिक अधिकार दिए जाने चाहिए। अब इसमें एक आते हैं बेंथम। बेंथम ने इनमें कुछ चेंज किया, मिल और बेंथम ने चेंज किया, उसके बारे में और बताते हैं। जहां लोक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई है वहां पर बेंथम के द्वारा उपयोगितावाद की बात की गई है। उदारवाद में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। किसके द्वारा? बेंथम और मिल के द्वारा। उपयोगितावादी वो होते हैं जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात करते हैं, यानी वही चीज़ें ज़्यादा, वही संस्था ज़्यादा उपयोगी होती है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो लोक महोदय प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं ना, प्राकृतिक अधिकार जो बता रखे हैं लोक के द्वारा, वो केवल बकवास हैं। प्राकृतिक कोई अधिकार नहीं होता है, अधिकार वैधानिक होते हैं।
लोक ने ये उपयोगितावाद का बेंथम का विचार कई बार पूछा गया है, याद रखना भाई इसको। बेंथम ने बताया कि प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो कोरी बकवास है, निरर्थक है। वो प्राकृतिक अधिकार होते ही नहीं है, प्रकृति का यदि डिफाइंड ही नहीं है तो वो अधिकार कैसे दे सकते हैं। अधिकार होते हैं वो कानूनी होते हैं, यानी वैधानिक अधिकार होते हैं। अधिकार कौन से होते हैं? कानूनी अधिकार होते हैं, और कानूनी या वैधानिक विधि के द्वारा बनाकर दिए जाते हैं। अधिकार कानूनी या वैधानिक होते हैं। अब राज्य की उपयोगिता क्यों है? क्योंकि राज्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की बात करता है, यानी बहुसंख्यकों की बात करता है। इसी वजह से लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन यानी बहुमत का शासन बताया गया है। बहुमत का शासन की बात उपयोगितावादियों के द्वारा की गई है। उपयोगितावादियों ने बताया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होने वाली संस्थाएं ही व्यक्ति के लिए हितकर हैं, बाकी संस्थाएं हितकर नहीं है। इस कसौटी पे कसा जाना चाहिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। यदि वे 100 में से 51 आदमियों का भला कर रहे हैं कोई संस्था, तो वो संस्था अच्छी है, और यदि वो 49 का ही भला कर रही है, 51 का भला नहीं कर रही है, तो वो संस्था अच्छी नहीं है। तो इसके लिए राज्य को उपयोगी इसलिए माना है क्योंकि वो अधिकतम व्यक्तियों का हित करता है, यानी उनकी सुरक्षा करता है, उनको अधिकार देता है। कौन से अधिकार देता है? वैधानिक अधिकार देता है। ये बातें चल रही हैं। अब यानी व्यक्ति को पूर्ण रूप से आज़ाद तो कर दिया, धीरे धीरे इसमें कुछ विकास किस प्रकार से हुआ कि व्यक्ति को खुला छोड़ने पर जो पैसे वाले और इंटेलिजेंट लोग थे वो हो गए पूंजीपति। पूंजीपति ज़्यादा अमीर हो गए। एक तरफ खूब अमीर लोग हो गए। किस प्रकार के लोग हो गए? अमीर हो गए। और दूसरी तरफ कौन? खेती का काम छोड़ दिया। एक तरफ तो अमीर हो गए, जो पूंजीपति हैं वो तो खूब अमीर हो गए, उनके पास में अथाह संपत्ति हो गई, संपत्ति के भंडार इकट्ठे हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो मजदूर थे, कौन थे? मजदूर थे, उनके पास में संपत्ति नहीं इकट्ठी हो रही है। अब धीरे धीरे समय के अनुसार नया टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम चेंज होता है तो ये बातें ध्यान में आती हैं। तो जब भी पहला जो उदारवाद चल रहा था, यानी पूर्ण व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ रखा था, अब स्वतंत्र छोड़ने की वजह से एक तरफ अमीर हो गए और दूसरी तरफ क्या हो गए? गरीब हो गए। फैक्ट्रियों के मालिक अमीर बन गए और उसमें रहने वाले मजदूर गरीब बन गए। गरीब क्यों बन गए? क्योंकि खेती में काम करते थे वो सारे छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया। अब फैक्ट्रियों में रहने की वजह से वहाँ पर लोगों में अशिक्षा फैल गई, यानी लोगों को शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि राज्य तो कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, राज्य तो केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। अशिक्षा फैल गई, नशाखोरी फैल गई और गरीबी फैल गई। अब इस वजह से एक तरफ अमीरी का पहाड़ शुरू हो गया, पहाड़ लग गया, तो दूसरी तरफ गरीबी की खाई तैयार हो गई। अब इसी के पैरेलल मार्क्सवाद शुरू हो गया। राज्य तब तो ध्यान नहीं देते, अब इनमें ध्यान देने की दो जरूरत हो गई। एक तो राजनीति चलती है, यानी जो दल बन गए, पार्टियां बन गई, वो लोगों का ध्यान वोट प्राप्त करने के लिए क्या करें? लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, गरीबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना जो उदारवाद है उसमें थोड़ा चेंज कर लिया। क्या चेंज किया? कि अब जो केवल लोक कल्याण, ये त्रिपक्षीय राज्य थे, उनमें थोड़ी हेल्प करना शुरू कर दिया, कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पार्टियों ने वादा करना शुरू कर दिया लोगों से कि आप गरीब हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे यदि आप हमें वोट दोगे तो। एक तो ये हुआ। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्सवाद बढ़ रहा था, उस टाइम समाजवाद का दौर था, समाजवाद बढ़ना शुरू कर दिया। उसी टाइम समाजवाद बढ़ गया। मार्क्स 1818 से 1889 तक का उनका कार्यकाल है, जीवन काल है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि मजदूरों, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यानी मजदूरों की स्थिति खराब है तो मजदूरों एक हो जाओ, कोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय बेड़ियों के, और पाने के लिए पूरा संसार खड़ा है। इस बात का सुनकर उदारवाद में कुछ चेंज हुए, एक तो राजनीतिक दलों की वजह से और एक मार्क्सवाद की वजह से उदारवाद में चेंज करना जरूरी हो गया। क्या चेंज करना जरूरी हो गया? तो इसके लिए चेंज करने पर कुछ चेंज किया गया। जो रात्रि प्रहरी राज्य था उसको अब चेंज करके कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा कल्याण करना भी शुरू किया। तो इसके लिए टी.एच. ग्रीन ये मुख्य हैं इसमें विचारक।
जो देखो ध्यान देना, पहले से जो उदारवाद चला रहा था उसको बोल दिया परंपरागत उदारवाद। अब धीरे धीरे गरीबी बढ़ गई, मजदूर ज़्यादा गरीब हो गए, अशिक्षा भूखमरी फैल गई, नशाखोरी बढ़ गई। इस वजह से इस उदारवाद में कुछ चेंज करना पड़ा। तो पहले जो उदारवाद था उसको बोल दिया परंपरागत उदारवाद, और अब जो नया परिवर्तन करने के बाद में जो उदारवाद बना उसको बोला जाता है आधुनिक उदारवाद। कौन सा उदारवाद? आधुनिक उदारवाद। अब चेंज क्या किया? जो रात्रि प्रहरी राज्य था, कौन सा राज्य था? रात्रि प्रहरी राज्य था, उसको चेंज करके थोड़े कल्याण के कार्य करना शुरू कर दिया, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया। टी.एच. ग्रीन ने बताया है कि लोगों की अशिक्षा, गरीबी और ये शराबखोरी को छुड़ाना जरूरी है, तो लोगों का कल्याण करना शुरू कर दिया। तो अब राज्य रात्रि प्रहरी से चेंज होकर किस में बदल रहा है? कल्याणकारी राज्य में बदल रहा है। कौन? उदारवाद कुछ चेंज कर रहा है, समय के अनुसार चेंज करना जरूरी हो गया, क्योंकि एक तो राजनीतिक दल है उन्होंने वादे करना शुरू कर दिया, और दूसरा कारण ये हो गया कि कार्ल मार्क्स ने ये नए विचार दे दिए कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेड़ियों को छोड़ के। तो इस प्रकार से देखा कि यदि समाजवाद फैलेगा, इससे अच्छा उदारवाद में ही थोड़ा चेंज कर दें, तो उदारवाद में कुछ चेंज किया गया। तो टी.एच. ग्रीन ने बताया, किसने बताया? टी.एच. ग्रीन इस चेंज करने वाले में मुख्य विचारक हैं, आधुनिक उदारवाद के मुख्य विचारक हैं टी.एच. ग्रीन। तो इन्होंने कहा कि एक तो अशिक्षा, कौन सी? अशिक्षा को दूर किया जाए, यानी लोगों को शिक्षा दी जाए, पढ़ाया जाए लोगों को। यदि पढ़ाएंगे तो ये गरीबी कम होगी और लोग अवसर की समानता का फायदा उठाएंगे। एक गरीबी को दूर किया जाए, किसको दूर किया जाए? गरीबी को दूर किया जाए, लोग गरीब ज़्यादा हो गए, इसके लिए जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, और एक शराबबंदी की जाए, शराब से छुटकारा दिलाया जाए, शराबबंदी की जाए। कारण क्या है शराबबंदी करने का? कि लोगों ने नशा करना शुरू कर दिया, इस वजह से ज़्यादा दरिद्रता फैल गई। तो टी.एच. ग्रीन ने आधुनिक उदारवाद का विकास किया। टी.एच. ग्रीन इसके मुख्य विचारक हैं। टी.एच. ग्रीन है, लास्की है, होबहाउस हैं आदि इसके प्रमुख विचारक हैं आधुनिक उदारवाद के। परंपरागत उदारवाद के कौन है? जॉन लॉक है एक, तो जे.एस. मिल है। देखो जे.एस. मिल है वो परंपरागत भी है और आधुनिक भी है, समय के अनुसार मिल ने भी चेंज करना शुरू कर दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर है, जे.एस. मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, जॉन लॉक है, और भी देख सकते हैं इसमें एडम स्मिथ है, इसमें किन्स हैं। ये मुख्य मुख्य विचारक हैं। यानी समय के अनुसार उदारवाद में कुछ चेंज किया गया है, उसको बोलते हैं आधुनिक उदारवाद। अब समय के साथ परिवर्तन और होगा, तो जो वर्तमान समय में चल रहे हैं उसको बोलते हैं समकालीन उदारवाद। क्या बोलते हैं? समकालीन उदारवाद की भी कई धाराएं चल रही हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। समकालीन उदारवाद की भी मुख्य रूप से 3 धाराएं वर्तमान में चल रही हैं। एक तो है इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद, इच्छा स्वेच्छातंत्रवाद। उदार समतावाद और एक समुदायवाद। इसके मुख्य विचारक हैं वाल्जर, इसके हैं जॉन रॉल्स और इसके हैं नोजिक। इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी ये बोलते हैं कि जब आधुनिक उदारवाद में कल्याणकारी कार्य करना शुरू कर दिया सरकार ने, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया, तो कल्याणकारी कार्य के लिए अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है। तो
तो नौकरशाह का विकास हो गया और नौकरशाह ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से जनता कल्याण होकर नौकरों का ही कल्याण होना शुरू हो गया। तो इसके लिए राज्य ने वापस हाथ खींचे अपने, रोलिंग बैक द स्टेट। क्यों? क्योंकि ये जो कल्याण जनता का न होकर भ्रष्टाचार इतना फैल गया कि ये नौकरशाहों का ही विकास हो पाया। तो इसलिए उसको बोलते हैं इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद, यानी परंपरागत उदारवाद की तरह होता है ये इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद, और आधुनिक उदारवाद की तरह उदार समतावाद, यानी लोगों के अवसर की समानता हो लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ में भेदभाव भी किया जाए, यानी गरीबों की हेल्प की जाए। और समुदायवाद में समुदाय का भी थोड़ा महत्व होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने उदारवाद की कुछ मोटी मोटी जानकारी हमने ग्रहण की है। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।